हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी पीटी परीक्षा का एक मॉक टेस्ट जो दृष्टि आईएएस के द्वारा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येयवाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। तो आपको मेरे साथ रिप्लाई करना है एज फॉर एग्जांपल। जैसे क्वेश्चन नंबर ए का आंसर ए होगा तो ए लिखना है, बी होगा तो बी लिखना है, सी होगा तो सी लिखना है। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये भी बताना है कि आपको 150 मार्क्स में से कितने मार्क्स आए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो मूल मात्रक, जो मूल एसआई मात्रक हैं वो 7 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब सातों में 7 कौन कौन है? तो पहला आपका है लेंथ, जिसका यूनिट होता है मीटर। दूसरा मास है। तीसरा टाइम है। चौथा टेम्परेचर है। पांचवा लुमिनियस इंटेंसिटी है। छठा इलेक्ट्रिक करंट है। और सातवां की बात करें फ्रेंड्स तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट मोल होता है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रक कितने हैं? तो वो 7 हैं। चलिए, जबकि हम बात करें ड्राइव यूनिट की तो ड्राइव यूनिट 22 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्कोप, जिससे विद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश की गति अधिकतम होगी। देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश की जो गति होती है, लाइट ऑफ स्पीड होती है, वो मैक्सिमम होती है निर्वात में, वैक्यूम में, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जबकि हम बात करें कांच की तो कांच में जो लाइट की स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जबकि हम बात करें जल की तो जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर। जबकि हीरे की बात करें तो हीरे में होता है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे अधिकतम किस में होगा? तो सबसे अधिकतम निर्वात में होगा, वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है वह चांदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चांदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। देखिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वह अल्फा किरणें भी उत्सर्जित करती हैं, बीटा किरणें भी उत्सर्जित करती है और गामा किरणें भी उत्सर्जित करती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स एक्स रे भी उत्सर्जित करती हैं। तो चारों उत्सर्जित करती हैं। तो क्या नहीं करता है? तो इनमें से कोई नहीं, पांचवा, ये चारों करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? देखिए फ्रेंड्स, लेजर का पहले तो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई एग्जाम में पूछा हुआ है, आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। तो लेजर कहने का मतलब एल स्टैंड फॉर लाइट, ए मीन्स एम्पलीफिकेशन। ठीक है, एल मीन्स लाइट, ए मीन्स एम्पलीफिकेशन, इस बार एस, तो एस का मतलब होता है स्टिमुलेट, और ई का मतलब होता है इमिशन, और आर का मतलब रेडिएशन, यानी कि लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आपका हो गया लेजर का फुल फॉर्म। तो यह किस सिद्धांत पे काम करता है? तो यह सिद्धांत काम करता है विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर, और प्रकाशिक प्रवर्धन एम्पलीफिकेशन, जो लाइट का होता है एम्पलीफिकेशन, उस पर भी। तो इसका राइट आंसर होगा वह डी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्पलीफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, जब हम लोग हवाई जहाज पे जाते हैं तो पेन लेकर जाते हैं, तो क्या होता है, पेन की स्याही है जो बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, जैसे ही हम जमीन से हवाई जहाज ऊपर जाता है तो वहाँ पे ऊपर तो क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब है जो कम जाता है। लेकिन मेरा पेन का जो अंदर वाला जो एयर है उसका तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही होता है जो पृथ्वी पे है। इसके कारण बाहर तो कम गया, अंदर से ज़्यादा है प्रेशर, इसके कारण वो इंक क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है,
यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर का उसका फ्लो हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वायु दाब में कमी हो जाती है। और क्यों कमी होती है? जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई के कारण। तो दोनों आंसर हो जाएगा, यानी ई ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है, बिल्कुल सही बात। इसमें कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। यह एक परमाणु कण है। देखिए यह सब एटॉमिक पार्टिकल है, यह एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह परमाणु कण नहीं है, बल्कि सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स यह तो गलत हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, ये भी सही है, ठीक है। पहला सही है, तीसरा सही है। इसकी खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन है? तो गलत इसमें हो जाएगा बी। बी है जो न्यूट्रॉन का एक परमाणु कण नहीं है, बल्कि है एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, बल्कि सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी केमिकल चेंज का? तो केमिकल चेंज की बात करें तो देखिए बर्फ का पिघलना फिजिकल चेंज, चीनी में जल में चीनी का घुलना फिजिकल चेंज, मोम का पिघलना फिजिकल चेंज। तो भोजन का पकना एक केमिकल चेंज यानी रासायनिक वाला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है भू प्रपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों की सही अवरोही क्रम। देखिए भू प्रपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों, तो मैं इसका बता देता हूँ क्रम। देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है जो कि है 46.6%। इसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन है 27.7%। इसके बाद अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम है 8.1%। इसके बाद आयरन है और 5.1% है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर अल्युमिनियम। तो पहले ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद फिर सिलिकॉन, तो सिलिकॉन तो है नहीं। थर्ड में एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम ए वाला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 10वां का ए। पहला ऑक्सीजन, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा सोडियम और चौथा मैग्नीशियम। ऐसे हम क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन 46.6%, उसके बाद है सिलिकॉन 27.7%, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद आयरन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? देखिए फ्रेंड्स हम पीला रंग की बात करें तो होता है सोडियम नाइट्रेट के कारण, ठीक है। जबकि हम बात करें ग्रीन कलर, हरा रंग, तो हरा होता है बेरियम क्लोराइड के कारण, बेरियम क्लोराइड के कारण। जबकि हम बात करें लाल रंग, तो लाल रंग होता है वह स्ट्रोंटियम कार्बोनेट के कारण लाल रंग। मैं फिर से बोलता हूँ, आप लिख लीजिए, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट के कारण लाल रंग, सोडियम नाइट्रेट के कारण पीला रंग और बेरियम क्लोराइड के कारण होता है हरा रंग, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि हम बात करें तो कॉपर क्लोराइड के कारण होता है वो होता है ब्लू, नीला रंग, ठीक है। और स्ट्रोंटियम और कॉपर क्लोराइड दोनों मिलाते हैं, लाल और ब्लू को मिलाते हैं तो क्या क्या बनता है? पर्पल। तो पर्पल कलर किससे होता है? तो स्ट्रोंटियम और ब्लू कलर को मिलाने पर, ठीक है, स्ट्रोंटियम और कॉपर क्लोराइड को मिलाने पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र। तो हम लोग लाफिंग गैस जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड बोले तो N2O, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, N2O। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वो बनता है प्रोपेन और ब्यूटेन के मिक्सचर से। तो इसका राइट आंसर होगा डी। हम बात करें कि इसमें कितने प्रोपेन होते हैं और कितने ब्यूटेन होते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें ब्यूटेन का परसेंटेज होता है वो होता है 70, और प्रोपेन की बात करें तो 29 के आसपास, और 1% अदर चीज़ भी जुड़े इसमें मिलाए जाते हैं। एक और चीज़ इसमें कि पेट्रोलियम गैस में मिथाइल पर कैप्टन मिलाया जाता है, क्यों? ताकि लीकेज करो तो उसका गंध पता चले। उसका गंध काफ़ी होता है, जो कड़ा होता है, जैसे गैस निकलती है तो हमें पता चल जाता है, तो मिथाइल पर कैप्टन के कारण पता चलता है। अदरवाइज सिर्फ ब्यूटेन और प्रोपेन हो तो इसमें यह गंधहीन होता है, कोई पता भी नहीं चलेगा और गैस का स्राव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, यूरिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो यूरिया में पाया जाता है सी, इसका फॉर्मूला यूरिया का होता है, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2, ठीक है, CONH2। यानी क्या क्या पाया गया? नाइट्रोजन पाया गया, कार्बन पाया गया, ऑक्सीजन पाया गया, हाइड्रोजन पाया गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, CONH, ये सब पाई जाती हैं। आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है? तो आत्महत्या की थैली, ठीक है, यानी सुसाइडल बैग किसके लिए यूज होता है? तो लाइसोजोम के लिए होता है, लाइसोजोम ए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में गुणसूत्र में कितने युग्म पाए जाते हैं? तो टोटल होते हैं 46, तो युग्म पूछ रहा है, तो पेयर तो 23, इसका राइट आंसर सी होगा, 16 का सी, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि। तो काफ़ी चर्चित प्रश्न, काफ़ी आसान प्रश्न। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यकृत। ठीक है फ्रेंड्स, यकृत। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर या कोशिका को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो इस तकनीक को कहते हैं टिश्यू कल्चर, यानी कि उत्तक संवर्धन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, उत्तक संवर्धन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गो को भी कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन माता पिता के संतानों में वंशानुगत विशेषज्ञों को हस्तांतरण करने के लिए नियंत्रित करता है? तो जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी वंशानुगत विशेषता बच्चे में जाती हैं माता पिता का। ठीक है, जीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का बनने का समय बढ़ जाता है, बिल्कुल सही। पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, बिल्कुल सही। बेरी विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, गलत। विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ठीक है, रिकेट विटामिन D की कमी के कारण होता है, बिल्कुल सही। रिकेट है जो विटामिन D की कमी के कारण होता है। तो इसमें कौन है जो सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है वह है कौन? सी, बेरी विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए फ्रेंड्स, अभी 10 आपको मैथ मिलेंगे, मैथ का डिस्कशन मैं लास्ट में कर दूंगा। ठीक है, तो पहले हम जीएस का प्रश्न देख लेते हैं और साइंस का प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद एट द एंड ऑफ दिस वीडियो 10 हम लोग मैथ भी कवर कर लेंगे। चलिए, ये सभी मैथ के क्वेश्चन हैं। चलिए 32 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ आपको 22 से लेकर के 31 तक मैथमेटिक्स था। चलिए, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संवर्धित करने के लिए प्रयुक्त शब्द। देखिए, ऋग्वेद में बिहार के लिए किकट शब्द है जो यूज किया गया है, और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ब्रात्य, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ब्रात्य शब्द का उपयोग किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम बात करें मगध शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मगध शब्द का सबसे पहले उल्लेख वह अथर्ववेद में मिलता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से है? देखिए, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का जो संबंध है वह चेर वंश से है। ठीक है फ्रेंड्स, चेर वंश से है। यह चेर वंश जो है फ्रेंड्स वह स्मॉल ट्राइबल डायनेस्टी है, यानी जनजाति का एक डायनेस्टी है जो कि मूलतः बिहार क्षेत्र में ही इनका संबंध है, बिहार क्षेत्र से। और फ्रेंड्स, जब मेदिनी राय की मृत्यु के बाद इनका सिंहासन है जो उनके पुत्र राजा प्रताप राय के द्वारा, उनका सिंहासन है जो मतलब वो वहाँ के राजा बनते हैं, ऐसे बोलिए, वहाँ की सत्ता पर काबिज होते हैं। ठीक है, तो प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। तो चेरवंश, ठीक है, मेदिनी राय के बाद राजा प्रताप राय जो है जो उस सिंहासन को हासिल करता है, वह उन्हीं का पुत्र है। ठीक है, जब हम बात करें फ्रेंड्स कर्नाट वंश की, तो कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे वे थे ज्ञानदेव। ठीक है, और इसके लास्ट शासक थे वे थे हरिदेव। ठीक है फ्रेंड्स, हरिदेव। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, चेरो वंश। नेक्स्ट, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली है। तो नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति, बहुत आसान प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न है, और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न एक न एक प्रश्न तो आता ही आता है। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता। तो आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता है वह है चरक संहिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह बी हो जाएगा, चरक संहिता। चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति की गई थी पाटलिपुत्रा में। हम बात करें पहली बौद्ध संगति की, तो वह किया गया था गिरिब्रज, जो कि राजगीर के नाम से जाना था, गिरिब्रज। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किए थे महाकश्यप। ठीक है, और हम बात करें दूसरी बौद्ध संगति की, तो दूसरी बौद्ध संगति हुआ तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, और हम बात करें तीसरे बौद्ध संगति की, तो तीसरे बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथे बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कैबल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म या संप्रदाय संबंधित? तो कैबल्य जो है उसमें मतलब
पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जैन धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। किस शिलालेख ने पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया? तो वह अभिलेख मस्की अभिलेख, ठीक है, मस्की शिलालेख, मस्की शिलालेख है जो जिसमें अशोक का नाम पहला बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। और ये जो मस्की अभिलेख है वह रायचूर जगह पे जो कर्नाटक में है तुंगभद्रा नदी के किनारे वहीं से मिला है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। भारत में शतरंज खेल की उत्पत्ति हुई है तो गुप्ता काल के दौरान हुई शतरंज खेल का। पहले इसका गुप्ता काल में कहा जाता था चतुरंग, ठीक है, चतुरंग नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। 3 सिर वाले महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? तो 3 सिर वाले जो महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा है वह एलिफेंटा में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एलिफेंटा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है? तो मत विलास प्रहसन के रचयिता है महेंद्र बर्मन प्रथम। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा महेंद्र बर्मन प्रथम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? सबसे ज्यादा कौन किया? सबसे ज्यादा की बात करो तुगलक, सबसे कम की बात करें तो वह हो जाएगा खिलजी डायनेस्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, खिलजी वंश। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं तालीकोटा 1565 में यह युद्ध लड़ा गया था और यह युद्ध लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में। तो इसका राइट आंसर भी होगा विजय साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब आगे, वह 44। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालानुक्रम है? यानी सही कालानुक्रम देखना है। तो देखिए सबसे पहले रामानुज सही है, फिर उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद मीराबाई। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पहले रामानुज, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे जाता है? तो तोपों का सर्वप्रथम श्रेय जाता है वो जाता है बाबर को। तो इसका राइट आंसर होगा डी। और बाबर को यहाँ जीतने का मूल कारण भी था यही तोपों का प्रयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान सही सुमेलित नहीं है? काफी आसान प्रश्न, इसका आप आंसर बताइए क्या इसका होगा। कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान सही नहीं है? तो जहांगीर आगरा, ये गलत है, ठीक है फ्रेंड्स, जहांगीर आगरा एक गलत है। चलिए तो 46 का ये। नेक्स्ट है 47। अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था जो शिवाजी के द्वारा शुरू की गई थी। यह बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध यानी लैंडलॉक देश, तो लैंडलॉक देश है वह है लाओस। तो इसका राइट आंसर होगा ए लाओस, ठीक है। यह क्या है? साउथ ईस्ट कंट्री है, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक स्टेट। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो बैकाल झील। तो इसका राइट आंसर डी होगा बैकाल झील, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसमें दिया गया ऑप्शन में सबसे ज्यादा उसका एरिया है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऐसे क्या है? ऐसे रसिया से ज्यादा है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना है, ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? सबसे छोटा महासागर वह है आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा सी आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। एशिया का सबसे बड़ा नदी तो यांगत्जी नदी, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मूल देश क्षेत्र के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो बद्दू अरब सही है, पिग्मी कांगो सही है, मसाई केनिया सही है, या आपका एनू दक्षिण कोरिया गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन हिमालय की उप श्रेणी नहीं है? हिमालय की उप श्रेणी देखिए सह्याद्री है जो हिमालय की उप श्रेणी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। बाकी सभी हिमाद्री, शिवालिक और हिमाचल ये सभी हिमालय की उप श्रेणी है, तो इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ए सह्याद्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित नहीं है? तो अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित नहीं है। ताप्ती, सतपुड़ा रेंज सही है, ब्यास रोहतांग सही है, नर्मदा महकाल श्रेणी ये भी सही है, इंडस गलत है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इंडस त्र्यंबकेश्वर नहीं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलती हैं? तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलती है, वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ पे मिलती हैं। इसका राइट आंसर होगा वह जगह सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्वतः जुताई के लिए जाने जाने वाली मृदा, तो स्वतः जुताई के लिए जाने जाने वाली मृदा काली मृदा है। इसका राइट आंसर ये होगा। इसे रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसकी बहुलता है जो महाराष्ट्र और गुजरात में मिलती है, और यह कपासी मिट्टी भी से कहा जाता है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। तो मेघालय पठार है कहीं ना कहीं मुख्य प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और ये अलग होता है मालदा भ्रंश के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मालदा भ्रंश। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल या फसलें हैं? तो सरसों है, चना है, ठीक है। ये दोनों जो रबी फसलें हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? तो ये भंडार की बात करें तो सबसे ज़्यादा भंडार है वह है झारखंड में, तो इसका राइट आंसर ये होगा झारखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है। तो जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे हम लोग आवास कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, हैबिटेंट, ठीक है, यानी 61 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौते अभी समय किगाली समझौते द्वारा संशोधित किए गए? तो किगाली समझौते के द्वारा जो समझौता जो संशोधित किए गए थे वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर भी होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है जो ऑक्सीजन आपका ओजोन है उसके लेयर के लिए संरक्षण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है जो पारित किया गया 1972 में। इसका राइट आंसर होगा सी, 1972। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अधिक समृद्ध हो जाता है। देखिए, तो एक समझे तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन बेसिकली होता क्या है कि जैसे जब भी किसान है जो अपने फील्ड में अपने खेत में है जो खाद का उपयोग करता है, जैसे ही बारिश आती है, बारिश आने के कारण जो खेत का पानी है वह नदी में जाने लगता है, ज़्यादा पानी हो जाने के कारण, और जो खेत वाला जितना न्यूट्रिएंट्स है सभी हैं जो नदी में बह जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है, यानी कि जल में पोषक तत्वों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, ठीक है। उसे हिंदी में बोलते हैं सुपोषण, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में यूट्रोफिकेशन, यानी इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किशनगंज में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य देश की सीमा बिहार से बाहर नहीं लगती? तो बिहार से बाहर नहीं लगती, तो देखिए छत्तीसगढ़ से नहीं लगती और उड़ीसा से भी नहीं लगती, नेपाल, पश्चिम बंगाल और यूपी और झारखंड से लगती है, जबकि छत्तीसगढ़ उड़ीसा से नहीं लगती। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वह है 67, बिहार में पाई जाने वाली बलथर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ठीक है, यह मृदा छोटा नागपुर के पठार और दक्षिण गंगा मैदान के संक्रमणकालीन क्षेत्रों में विकसित हुई, बिल्कुल सही बात। ठीक है, यह कम उपजाऊ होती है, बिल्कुल सही बात। इसमें जल धारण क्षमता कम होती है, ये भी सही बात है। ठीक है, यह मृदा की प्रकृति अम्लीय है, ये भी सही है। इसमें रेत और बजरी अधिक पाई जाती है, ये भी सही है। और इसका कलर जो होता है वो होता है लाल और येलो, रेड और येलो, ये भी सही है। यानी इसके चारों सही है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य। तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य है, नाम से लग रहा होगा राजस्थान, लेकिन राजस्थान में नहीं है बल्कि बिहार में। इसका राइट आंसर डी होगा बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया गया है? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है जो लॉन्च किया गया है वह बिहार से किया गया है। ठीक है, बिहार से किया गया है। खगड़िया के कौन सा गांव? तो तेलिहार गांव से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत के स्थान की बात की जाए तो वह था 142। इसका राइट आंसर होगा बी। जबकि हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप की, ग्लोबल जेंडर गैप, तो वह है 112 उसका रैंकिंग है भारत का। जबकि हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की तो 142, आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को BBC
इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है, तो वो सम्मानित किया गया है पीवी सिंधु को। इसका राइट आंसर होगा सी, पीवी सिंधु, जिसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है पीवी सिंधु को। इसका राइट आंसर होगा सी, 71 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में समाचारों में रहा मिशन कर्मयोगी संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, मिशन कर्मयोगी जो है संबंधित है सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण से। जो सिविल सेवक हैं, जो सिविल सर्वेंट है, उनकी क्षमता निर्माण से संबंधित है। इनके लिए मिशन कर्मयोगी लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 की बात करें तो यह दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सर डेविड एटनबरो। क्योंकि बात करें 2018 वाला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार तो यह एओए ससाकावा को दिया गया था। ठीक है, और ये बीपीएससी में पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस देशों में सैन्य तख्ता पलट हुआ है? तो सैन्य तख्ता पलट हुआ है वो माली में। इसका राइट आंसर होगा सी, माली। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है? रोहित शर्मा को दिया गया है, विनेश फोगाट को दिया गया है, मनिका बत्रा को दिया गया है, मरियप्पन थंगावेलु को भी दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ये होगा इनमें से कोई नहीं, सभी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूलिंग के किस प्रारूप को प्रस्तावित करता है? देखिए पहले क्या था, पहले था 10+2+3 था, लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया 5+3+3+4। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इससे पहले जो भारत में शिक्षा नीति लागू था वह था 1986 वाला। ठीक है, जो कि कोठारी कमेटी के द्वारा इसका प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और ये वाला जो है के कस्तूरी रंजन जी के द्वारा किया गया है, जो नया वाला शिक्षा नीति है, जो कि वो के कस्तूरी रंजन एक एक्स इसरो चीफ हैं और उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है आर्टेमिस मिशन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, आर्टेमिस मिशन यह नासा द्वारा विश्व की अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से शुरू किया गया एक चंद्र मिशन है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रथम महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर पहुंचाना है। यह परियोजना का उद्देश्य चंद्रमा पर 1 या 2 महीने ठहरना भी है। यह अपनी तरह पहली परियोजना है क्योंकि किसी भी देश में चंद्रमा पर रहने के संबंध में कोई मिशन लॉन्च नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सही है एक से अधिक, जैसे ए भी सही है, ए भी सही, ए भी सही है, तीनों सही हैं, तो एक से अधिक सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय तो वो खुल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। तो इसका राइट आंसर सी होगा। हाल ही में समाचार में रहा हागिया सोफिया स्मारक। देखिए हागिया सोफिया बेसिकली क्या था, तो हागिया सोफिया है जो वह तुर्की से संबंध इसका है, और इससे क्या किया गया है कि म्यूजियम से इसे मस्जिद में बदल दिया गया है। म्यूजियम से मस्जिद में, म्यूजियम था इसे मस्जिद में बदल दिया गया है तुर्की में। इसका राइट आंसर डी होगा, तुर्की। ठीक है, ली तेंग हुई जिनका हाल ही में निधन हुआ है पूर्व राष्ट्रपति थे, कहाँ के? तो पूर्व राष्ट्रपति ताइवान के थे, नाम से पता चल रहा है लिंग तेंग हुई, यह यहाँ ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब देश तो यूएई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यूएई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में किसे भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कैग के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कैग के रूप में नियुक्त किया गया है जीसी मुर्मू को, गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में समाचार में रहा सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए एक नई दिशा पद न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम संबंधित है। तो यह संबंधित है यूएनएससी में भारत की सदस्यता से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यूएनएससी में भारत की सदस्यता से। 4 अगस्त 2020 को इस पश्चिम एशियाई देश की राजधानी में एक बड़ा विस्फोट घटित हुआ। इस देश का नाम क्या है? तो यह देश का नाम है वह है लेबनान। ठीक है, लेबनान। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में खुदाई के दौरान एक 4000 वर्ष पुराने शिल्प गांव के अवशेष पाए गए हैं। तो एक शिल्प गांव के अवशेष पाए गए हैं, वह उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86।
किस लेखक द्वारा लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए द इकाबोग नामक पुस्तक निःशुल्क जारी किया गया है? द इकाबोग नामक पुस्तक जो निःशुल्क जारी किया गया है वह किया गया है, उनका लेखक कौन है? तो उनका लेखक है जेके राउलिंग। इसका राइट आंसर डी होगा, जेके राउलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। एशिया युवा पैरा खेल 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो बहरीन करेगा। लेकिन बात करें एशियन गेम 2021 कहाँ होगा? तो एशियन गेम 2021 है जो चाइना के झांझाओ में होगा। ठीक है, चाइना के झांझाओ में। ठीक है, एशियन जो कि बात करें हम आगे 88 नंबर की, तो वंदे भारत मिशन के तहत नागरिकों के कौशल मापन हेतु सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की है? तो सरकार है जो वंदे भारत मिशन के तहत कौशल मापन हेतु स्वदेश नामक पहल शुरू की है। इसका राइट आंसर भी होगा स्वदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, भारत के पहले राज्य का नाम बताइए जो 100% परिवार के पास एलपीजी गैस कनेक्शन है। तो एलपीजी गैस कनेक्शन 100% वह है हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर सी होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, ऑपरेशन वेनिला निम्नलिखित में से किस देश की सहायता करने हेतु शुरू किया गया? तो मेडागास्कर की सहायता करने के लिए किया गया। इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, 90 का ए, मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, जून 2020 में भारत में 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस दंड अनुभाग का प्रयोग किया? तो वो आईटी एक्ट 2000 है, उसके अंतर्गत 69 का ए से किया गया। तो आईटी एक्ट धारा 69 का ए, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोसिस किट कोरोश्योर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो कोरोश्योर है जो विकसित किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। इसका राइट आंसर डी होगा, आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, उस देश का नाम बताइए जिसने स्वयं को विश्व स्वास्थ्य संगठन से औपचारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है। तो यूएसए लिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर भी होगा यूएसए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, जून 2020 में आभासी रूप से आयोजित 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो आसियान की बात करें हम तो वह की गई वियतनाम के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा सी, वियतनाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1800 नाम का विद्रोह हुआ? तो रोहिणी, जो रोहिणी विलेज है गांव का नाम है और देवघर जिला में है। ठीक है, रोहिणी विलेज देवघर जिला में शुरुआत इसकी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, इन विद्रोहों और आंदोलन का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो सही कालानुक्रमिक जो क्रम है, सबसे पहले नोनिया, उसके बाद भूमिज, उसके बाद लोटा, उसके बाद ताना भगत। ठीक है, नोनिया पहले, फिर भूमिज, फिर लोटा, फिर ताना भगत। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी। बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली जो है वह शुरू की गई थी लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। तो इसका राइट आंसर भी होगा लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया, उस समय वायसराय कौन था? उसमें वायसराय था लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर डी होगा, लॉर्ड रिपन। क्योंकि बात करें इल्बर्ट बिल की फ्रेंड्स, तो इल्बर्ट बिल में किया गया था कि कोई जो नॉन वाइट है यानी इंडियंस हैं वह यूरोपियन को भी, वाइट मैन है उसको भी है जो एज ए जज जजमेंट सुना सकता है। लेकिन यह इल्बर्ट बिल काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा और इसके कारण फिर इसे रिजेक्ट करना पड़ा। लेकिन यह है जो किसके समय पास हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय पास हुआ था। नेक्स्ट 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1857 के विद्रोह बात करें ओवरऑल इंडिया लेवल पे तो 10 मई को, बिहार लेवल पे तो 12 जून को। ठीक है, ध्यान रखिएगा 12 जून को बिहार लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, जेम्स ऑगस्टन हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र। तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला जो समाचार पत्र है वह है बंगाल गैजेट। इसका राइट आंसर सी होगा, बंगाल गैजेट। ठीक है, 101 है, राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्हें आधुनिक काल का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही। बंगाल पुनर्जागरण के जनक, बिल्कुल सही। इन्होंने मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी समाचार पत्र प्रकाशित किए, ये भी सही है। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, ये भी सही है। इनकी मृत्यु हया से, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन है बेलगांव वाला 1924 वाला, इसकी अध्यक्षता है जो महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। गांधी जी मात्र उनके द्वारा एक ही अधिवेशन का अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय शांति का जनक कहा गया है? तो भारतीय शांति का जनक कहा गया है, वह कहा गया बाल गंगाधर तिलक को। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, किसके द्वारा कहा गया है? तो वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा। ठीक है, किसको कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। इसका 4 नंबर है 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो ऐतिहासिक घटना घटित थी वो थी बंगाल विभाजन। इसका राइट आंसर भी होगा बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, मार्ले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मार्ले मिंटो सुधार के विषय में इसे वर्ष 1909 में पारित किया गया, सही है। यह बिल पारित किया गया था उस समय जॉन मार्ले भारत का गवर्नर जनरल था, ये गलत। इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बढ़ावा मिला, सही है। इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान था, सही है। यह सुधार ने केंद्र और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की, यह भी सही है। यानी इसमें गलत कौन है? तो गलत ये वाला है, बी नंबर। यह बिल पारित किया गया उसमें जॉन मार्ले भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना है जो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट के द्वारा। इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। इसका राइट आंसर 107 का सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पे किया गया था, तो सेडिशन कमेटी। जब बात करें हम रॉलेट एक्ट, जब बात करें हम इसकी बटलर कमेटी की, तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बटलर कमेटी की स्थापना की गई थी, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, बटलर नहीं हंटर कमेटी। हंटर कमेटी है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बना था, बटलर नहीं, हंटर कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? बीडी सावरकर हिंदुत्व सही है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द नेशन इन मेकिंग ये भी सही है। ये वाला गलत है, जवाहरलाल नेहरू अनहैप्पी इंडिया नहीं, जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य था। तो 1940 का जो लाहौर प्रस्ताव था उसमें था क्या? कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य का गठन। इसका राइट आंसर ये होगा, मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्रिप्स मिशन भारत आया। तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आता है। इसका राइट आंसर सी होगा 1942। नेक्स्ट 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया है। तो 112 का भी डी। ठीक है, नेक्स्ट 113, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलत राम। इसका राइट आंसर बी होगा, जयराम दास दौलत राम। लेकिन मुख्यमंत्री की बात करें हम तो स्वतंत्रता के बाद मुख्यमंत्री कौन थे? तो वे थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, क्योंकि हम बात करें पहला विधानसभा का स्पीकर कौन था? तो राम दयालु सिंह, राम दयालु सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243। इसका राइट आंसर 114 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो संजय करोल हैं। इसके पहले एपी शाही थे, अमेश्वर प्रताप शाही, लेकिन अब वर्तमान में संजय करोल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर। तो नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर है मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर 116 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। और न्याय की बात करें तो न्याय 3 तरह की न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, और स्वतंत्रता 5 की है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 5, यानी इनमें से कोई नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान में किस भाग में है? देखिए, नागरिकता से संबंधित है भाग 2 में। इसका राइट आंसर होगा, हो जाएगा ए भाग 2। क्योंकि हम बात करें भाग 3 में, तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि हम बात करें भाग 4 का ए का, भाग 4 का ए में है फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मूल कर्तव्य। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा 118 का। पूछ रहा है क्या? नागरिकता। तो नागरिकता किस में है? तो भाग 2 में है, यानी 118 का ए। चलिए
119 देखते हैं, काफी आसान प्रश्न है। एक 119 है फ्रेंड्स, कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, बिल्कुल सही। इस प्रावधानों का उल्लेख भाग 4 में किया गया है, बिल्कुल सही। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है लेकिन देश का शासन का मूलभूत आधार है, ये भी सही है। ये प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं, गलत। यह एक पॉजिटिव दबाव उत्पन्न करता है। नकारात्मक दबाव कौन करता है? तो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है जो राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करता है, लेकिन डीपीएसपी नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। इसमें कौन गलत हुआ? तो गलत डी हो गया, ठीक है। तो 119 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में उल्लिखित है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। इस सत्र का पीठासीन अधिकारी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 होता है, यानी इसमें इसका ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये सभी सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होगी? तो आर्टिकल 74, इसका राइट आंसर डी होगा आर्टिकल 74। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? महान्यायवादी की बात कौन सही नहीं है, ठीक है। तो वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, सही है, ठीक है। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। उसमें यह योग्यता होना आवश्यक है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। इसका जो योग्यता है, जो क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो योग्यता होता है वही होती है, ये भी सही है। इसमें गलत कौन है? तो गलत ये वाला है, यह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है बल्कि हिस्सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 122 का बी। चलिए नेक्स्ट है 123, देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन क्या है। Which of following writ is issued by the court to inquiry into the legality of the claim of a person? इसे मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से किस रिट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के में दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है? तो लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच के लिए है जो अधिकार परीक्षा है जो जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा अधिकार परीक्षा, यानी 123 का डी। चलिए नेक्स्ट 124, निम्नलिखित में से गणमान्य पद धारकों में से कौन वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? तो वरीयता के क्रम में जो सर्वोच्च आधार पर है वह है लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है। इसे पहली बार वर्ष 1952 में गठित किया गया था। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने का अधिकार प्राप्त है, यानी सभी सही है। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, वह आर्टिकल 153 में चर्चा इसका किया गया है, ठीक है। ऐसे में याद करा देता हूँ। राष्ट्रपति की पद की बात करें, पद, राष्ट्रपति की पद 52, 2 शब्द है, देखिए 1 2 2 52। राष्ट्रपति की शक्ति, देखिए शक्ति 3 शब्द से मिलकर बना है, 3 वर्ड से, शक्ति 3 लेटर 1 2 3, तो शक्ति 53 में है। अब देखिए 54। निर्वाचन, देखिए निर्वाचन 4 शब्द से मिलकर बना है, 1 2 3 4, तो 54, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन 54, ठीक है। हम बात करें उसी तरह राज्यपाल पर 1 बढ़ा देना है और 100 जोड़ देना है, ठीक है। तो 52 पद था, तो यहाँ पे पद हो जाएगा 100 + 50, 52 + 1 यानी 153, ठीक है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 126 का डी। नेक्स्ट 127, बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? तो बिहार की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वह हिंदी है भी, उर्दू भी है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1 से अधिक, ठीक है। सपनों को चली छूने नामक योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा संचालित है? तो सपनों को चली छूने जो योजना है
वह बिहार सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का कुल बजट अनुमान कितना है? तो वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का कुल बजट का अनुमान है जो फ्रेंड्स वह है 2,11,761 करोड़ रुपया। इसका राइट आंसर 129 का बी। नेक्स्ट 130, बिहार में विधवाओं के लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत विधवा को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है? तो विधवा को 300 रुपये मासिक है जो पेंशन प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 131 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान किसके द्वारा लगाई गई थी? तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लगाई गई थी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किसे वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति NSFI की शुरुआत की है? तो वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत जो की गई है वह की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा RBI, ए 132 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो समावेशी विकास सूचकांक है जो जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी होगा, विश्व आर्थिक मंच। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन है। तो समावेशी विकास के संदर्भ में जो सही कथन है, उद्योगों का बेहतर वितरण सही है, व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि ये भी सही है, कृषक क्षेत्रों में क्रमिक बदलाव ये भी सही है, कौशल विकास एवं निर्माण के अवसरों में सृजन ये भी सही है। यानी इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन सभी हो जाएंगे, यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित इग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, अति मुद्रास्फीति, मूल स्तर में समान या तीव्र वृद्धि, ठीक है, अपस्फीति, मूल्य मुद्रास्फीति में के मूल्य में अत्यंत कमी, प्रत्ययस्फीति, अपस्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए एक नीति, अवरुद्ध तामस्फीति, धीमी गति से आर्थिक विकास और उपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति में वृद्धि, ये भी सही है। इसका आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, वर्ष 2020-21 बजट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत की रैंकिंग 5वीं है। इसका राइट आंसर होगा ए, 5वीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर वह है 137, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य प्रस्तावित है। कृषि ऋण लक्ष्य प्रस्तावित है वह 15 लाख करोड़ रुपया। इसका राइट आंसर बी होगा, 15 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। वह नीति जो संचालन में ब्याज दरों और धन की आपूर्ति को संबोधित करती है तथा आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिबंधित की जाती हैं। तो केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिबंधित की जाती है वह है मौद्रिक नीति। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी, 138 का डी, ठीक है। 139 की बात करते हैं, पीएम किसान योजना 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि वाले कमजोर किसान के परिवारों के लिए प्रति वर्ष 6,000 रुपया प्रत्यक्ष आय सहायता की परिकल्पना करती है, 6,000। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित इग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रथम योजना महालनोबिस मॉडल गलत, सेकंड महालनोबिस मॉडल पहला नहीं, ठीक है। नेक्स्ट तृतीय मॉडल गॉडगिल योजना सही है, 9वीं योजना न्याय और समानता के साथ विकास सही है, 12वीं योजना तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन है? ए हो गया, 140 का एक गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, जब घाटे के बजट को मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो इसे कहते हैं, देखिए, जब घाटे के बजट को मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो उसे कहा जाता है मुद्रीकृत कमी, यानी कि मोनेटाइज्ड डिफिसिट, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण कौन निर्धारित करता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच करों का जो वितरण है वह निर्धारित की जाती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। इसका राइट आंसर ये होगा, फाइनेंस कमीशन। देखिए, अभी है जो 15वां वित्त आयोग का रिपोर्ट आ चुका है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है, NK सिंह, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, NK सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, बिहार के कितने जिलों की संख्या 50 लाख से अधिक है? तो बिहार के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है? तो यह 2 हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 143 का 2, यानी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बिहार में कितने जिले
बिहार में किस जिले में ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है? तो बिहार के जो जिला जिसमें ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है वह है समस्तीपुर। इसका राइट आंसर डी होगा, समस्तीपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001-11 में भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 141 मिलियन से अधिक गलत, 151 मिलियन से अधिक गलत, 161 मिलियन से अधिक गलत, 171 मिलियन से अधिक गलत। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146। 1872 से लेकर 2021 की जनगणना होगी। देखिए 1872 जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो 16 भी आता है। इसका राइट आंसर सी होगा। यदि हम जोड़ते हैं 1881 से तो एक हो जाएगा 15वां। ठीक है, ऐसे 1872 से 16वां। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट है कर्पूरी देवी किस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? तो कला में कर्पूरी देवी का बहुत ही उत्कृष्ट स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गोगा बिल को अपना पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया? तो वह है बिहार। ठीक है, और गोगा बिल कटिहार में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद BEPC ने किसकी सहायता से राज्य का पहला कैरियर गाइडेंस पोर्टल शुरू किया? तो यूनिसेफ की सहायता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यूनिसेफ। नेक्स्ट है झिझिया लोक नृत्य। झिझिया लोक नृत्य है जो बिहार राज्य का। इसका राइट आंसर ये होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 150 क्वेश्चन कवर कर दिए। अभी इसमें 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं मैथमेटिक्स के, जिसका आंसर मैंने अभी तक नहीं बताया है, तो मैं उसका आंसर भी बता देता हूँ आप लोग को। यदि वो मैथ में दिक्कत हो बनाने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं मैथ का भी सोल्यूशन अलग से बना करके दे दूंगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट इसका PDF चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे कई तरह के वीडियोज़ के लिंक और कई तरह के PDF आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग मैथ को भी कवर कर लेते हैं। तो मैथ का जो आंसर होगा, तो मैथ का हम लोग आंसर देख लेते हैं। और जो स्टूडेंट सेट को इंग्लिश में मारना चाहते हैं तो इसका PDF इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। इसी में इंग्लिश भी इंक्लूड है, तो इंग्लिश वाले भी टेंशन नहीं लीजिए। चलिए तो हम लोग मैथ को देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, आपका यहाँ कूट दिया हुआ है, इसको आपको मिलान करना था कौन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वह जाएगा सी, 107। ठीक है, हिंदी वाला मैं बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर 24 का भी बी हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करें तो 25 का हो जाएगा वह डी हो जाएगा, अवंती भुवन का पुत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो वह इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर आता है। इसका उत्तर आता है 60। आप ध्यान रखिएगा, 60 रुपये इसका आंसर आता है। सब जब बनाइएगा तो 60 रुपये आएगा, तो 60 रुपये ऑप्शन में तो है नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इसका आंसर होगा डी, 308। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा सी। ठीक है, 32। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा सी, 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा 1000 यानी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा डी। ठीक है, 135 यानी 13,50,000 रुपये। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको मैथमेटिक्स का भी आंसर बता दिया। अब देखिए ये तो सेट 1 था, इसी तरह से मैं सेट 2, 3, 4, 5 कुल मिलाकर 8 सेट है, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका लाभ उठा सके स्टूडेंट। और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लड़के लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है इस वीडियो को, ताकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और दुनिया का कोई काम बिना मोटिवेशन का नहीं होता। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं साथ ही साथ आप लोग अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। अभी कम समय बचे हुए हैं, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन कीजिए और सेट का डिस्कशन सुनिए या फिर सेट बनाइए। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। और जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।